हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स एजुकेशन हब के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 2019 तक के जो चैप्टर 1 है और जो चैप्टर 2 है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आगे इस वीडियो को बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं, वर्ष 2018 से लेके 2010 तक के जितने भी क्वेश्चन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में आए हुए हैं उन सबको हमको कंप्लीट करना है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा वर्ष 2018 के अंदर जो पहला क्वेश्चन आया था वो था कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल पर कूलाम है। बताइए कि यह राशि सदिश या अदिश। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मात्रक लिख रहे हैं, मात्रक क्या है उसका, जूल पर कूलाम। ये तो क्या है उसका मात्रक। अब जूल हमें पता है किसका यूनिट होता है, कार्य का, और कूलाम किसका होता है, आवेश का। तो W अपॉन Q क्या होता है आपका, अगर आपका तो विभव V होता है। तो ये कौन सी राशि हो जाएगी आपकी, विभव हो जाएगी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि यह राशि सदिश है या अदिश। तो विभव कैसी राशि होती है आपकी, एक अदिश राशि होती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव का मान 50 वोल्ट है। तो गोलीय कोश के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या गिवन है, देखो एक आवेशित गोलीय कोश है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, एक आवेशित गोलीय कोश है। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर जगह आवेशित पृष्ठ पर। तो मतलब ये अगर यहाँ से यहाँ तक ये इसका केंद्र है मान लो, ठीक है, और ये इनके बीच की ये त्रिज्या है मतलब स्मॉल आर, इसका कितना है 10 सेंटीमीटर इसने दे रखा है। तो इसका ये जो पृष्ठ है इस पे जो विभव का मान दे रखा है उसने कितना दे रखा है, V बराबर 50 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब इस गोलीय कोश के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी, मतलब अगर मैं यहां से इस केंद्र से 20 सेंटीमीटर, तो इसका बाहर कोई पॉइंट होगा। तो ये कितना है आपका, R बराबर 20 सेंटीमीटर आपको गिवन है। बाहर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात है, मतलब अगर मैं इसका पूरा ऐसे गोला बनाऊं 20 सेंटीमीटर का, तो ये क्या होगा, किसी भी गोले को उसके बाहर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, अगर इस सतह पे बात करूंगा, तो अगर इस V सतह के ऊपर जो है आपके पास, वो कितना है आपके पास 50 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो है कि जो V जो बाहर, मतलब इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे, जो आपके पास 20 सेंटीमीटर जो है वो कहाँ पे आपका V बाहर है क्या, V बाहर है। तो आपको V बाहर को क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि अपन को दिया हुआ क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है भाई। सबसे पहले तो ये देखेंगे अपन क्या क्या दिया रखा है। आपको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है इसकी सतह की। तो सतह पे तो इसकी त्रिज्या कितनी, 10 सेंटीमीटर को, मतलब अगर स्मॉलर आपको क्या इतना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर इसको मीटर में चेंज करें तो कितना बनेगा, ये 0.1 मीटर बन जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद में आपको दे रखा कैपिटल आर, मतलब बाहर की जो त्रिज्या है, मतलब उस पृष्ठ से बाहर जाएंगे तो आर बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर के अंदर तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन V सतह, अगर मतलब कोई भी गोलीय कोश होता है उसके सतह पे जो विभव होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, K Q अपॉन स्मॉल आर। इसी तरह से अगर V बाहर की बात करूंगा तो V बाहर के लिए भी आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है K Q अपॉन कैपिटल R। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसको मान लो मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया सतह के लिए और बाहर वाली समीकरण दे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 के अंदर क्या करेंगे, समीकरण 2 का भाग देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 का क्या करेंगे, अपन भाग देंगे। जब इसके अंदर भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा भाई, जो V सतह है, मतलब जो सतह पे आपका वोल्टेज है, तो V सतह है, तो V सतह और इधर कितना आ जाएगा, V बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, सतह के ऊपर, और बाहर कितनी है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। यही है। अब देखो ये के से ये के कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू से ये क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैपिटल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बचेगा, अगर यहाँ से इसको आगे लिखूं तो V सतह है, V बाहर बराबर कैपिटल आर ऊपर चला गया, स्मॉल आर क्या आ गया आपके पास, नीचे आ गया। अब इन सब की वैल्यू रख देंगे, तो V सतह के ऊपर जो वैल्यू दे रखी है आपको वो कितनी दे रखी है, 50 वोल्ट दे रखी है।
ठीक है। और V बाहर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, बाहर कितना विभव होगा। कैपिटल R की वैल्यू 0.2 दे रखी है और इसकी वैल्यू कितनी कर दे रखी है, 0.1 दे रखी है। ठीक है। अब जब यहाँ से अपन V बाहर की वैल्यू निकालेंगे तो V बाहर जो होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से भाई इसको सोल्व करेंगे तो देखो 15 अपॉन 0.2 जाएगा तो ये अपॉन 2 हो गया, मतलब टोटल 25 वोल्ट आपका इसका आंसर आ जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इसके पास आंसर कितना आएगा, 25 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, आपको परिभाषा लिखनी है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी क्या लिखिए, परिभाषा लिखिए। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी जो एकांक धनावेश रखा हुआ है, जैसे मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर कोई एकांक या परीक्षण धनावेश जो रखा हुआ है, तो इस एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल जो होता है वही क्या कहलाता है, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मान लो इस Q आवेश पे कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। अगर एकांक धनावेश की बात करूंगा तो कितना लगेगा, F अपॉन Q लगेगा। तो मतलब एकांक धनावेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश, एकांक धनावेश पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको किससे लिखते हैं, E से। तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका, F अपॉन Q हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास, अब जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, एक आवेशित, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास कि एक आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल व विद्युत दाब के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा आवश्यक चित्र बनाइए। ये आपका सिलेबस में से इस बार हटा दिया गया है क्योंकि ना तो आपके पास विद्युत बल के लिए कुछ है, ना आपके पास विद्युत दाब के लिए कुछ है, कोई भी चालक सतह के लिए। तो ये पहले जब आरबीएस की बुक चलती थी उस समय था, इस बार एनसीईआरटी वापस अप्लाई करने के बाद में ये टॉपिक आपका हटा दिया गया। तो ये किस में नहीं है आपका, नॉट इन सिलेबस। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने की आपको जरूरत नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है भाई कि संधारित्र में संचित ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। क्या बताना आपको, संधारित्र जो है उसमें जो संचित ऊर्जा है उससे आपका क्या तात्पर्य है। अब संधारित्र में ऊर्जा क्या होती है, सबसे पहले तो आपको संचित ऊर्जा मतलब संधारित्र की ऊर्जा के बारे में आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो संधारित्र की जो ऊर्जा है उसका मतलब क्या होता है कि किसी संधारित्र को आवेश देने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अर्थात ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, संधारित्र में संचित ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो ऊर्जा आएगी वो U बराबर कितनी आएगी आपके पास, Q स्क्वायर अपॉन 2C इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ QV। ये क्या आ जाएगा, इस स्थितिज ऊर्जा का आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझो कि संधारित्र में संचित ऊर्जा, पहले तो संधारित्र की ऊर्जा से मतलब बात करते हैं। तो जैसे मान लो कोई संधारित्र है, जैसे ये कोई संधारित्र है आपके पास। ठीक है, अगर मैं इसको आवेश दूंगा तो मान लो प्लस को धनावेश, तो दूसरा जो आवेश दूंगा तो ये क्या करेगा, इस आवेश जो है इस आवेश पे क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अपन को कार्य करना पड़ेगा अगर आपको आवेश देना है तो यही किया गया कार्य उसके अंदर क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। इसे क्या कहते हैं हम लोग, संधारित्र की, संधारित्र में संचित ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसका अगर आप डेरिवेशन करोगे तो इस बार डेरिवेशन हटा दिया, सिर्फ फॉर्मूला रखा है। तो जो संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला आपका होता है U बराबर, वो क्या होता है, Q स्क्वायर अपॉन 2C बराबर हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू हाफ QV। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर्मूला भाई, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला लिखिए, सूत्र लिखिए, तो आपको इसको याद करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ तक 2018 के क्वेश्चन अभी खत्म हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करेंगे वो अपने पास है 2017 के। ठीक है, तो 2017 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं अब अपन। ठीक है, तो ये 2017 का आपका पास पहला क्वेश्चन, अब इसके अंदर बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की धारिता 8 पिकोफैरेड है।
क्या है, एक समांतर पट्टी का वायु संधारित्र की जो धारिता है वो 8 पिकोफैरड है। यदि इसकी पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी तथा इनके बीच 5 पैरावृत्तांक का कोई पदार्थ पूर्णतः भर दें, तो अब इस संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है आपको। क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो वायु संधारित्र की धारिता है। वायु संधारित्र की धारिता को अपन कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वायु संधारित्र की धारिता सी नोट बराबर क्या होता है आपके पास, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 8 पिको फैराड दे रखी है। यदि इसकी पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी, मतलब आपको डी की वैल्यू तो क्या करनी है अब, डी बाई 2, ठीक है। नंबर 2, और इनकी प्लेटों के बीच क्या, 5 पैरावृत्तांक का, मतलब के जो है इसका 5 पैरावृत्तांक की वैल्यू अपन क्या करते हैं, मतलब के का मतलब क्या होता है, के या क्या बोलते हो एप्सिलॉन आर। ये कितना भर दिया आपने, 5 का भर दिया है। तो अब संधारित्र की धारिता सी, तो मान लो संधारित्र की धारिता है वो क्या होती है, किसी माध्यम को रखने पर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाती है। परंतु अपन को पता है यहाँ पे कि जो एप्सिलॉन जो होता है, अपन को पता है कि एप्सिलॉन जो होता है वो कितना होता है अपने पास, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। फिर डी की वैल्यू आपको क्या रखनी है, डी बाई 2 रखनी है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा ये, कि ए एप्सिलॉन की जगह तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी बाई 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूला अपने पास क्या बन जाएगा, ये ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। अब देखो इस थोड़ा सा फॉर्मूले को सोल्व करते हैं अपन ऐसे, ये 2 को मैंने बाहर रख दिया, इस एप्सिलॉन आर और के को भी मैंने बाहर रख दिया, और ये जो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है, ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी जो है, ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। कहाँ गया इरेजर, ये रहा ऊपर। थोड़ा सा इरेजर यूज करके इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं वापस, ठीक है। तो ये कितना है, 2 एप्सिलॉन नॉट आपके पास, ठीक है, ये क्या आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया अपने पास, और यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बच जाएगा। अब देखो ये ए एप्सिलॉन नॉट डी जो है, ये ए एप्सिलॉन नॉट डी है, ये क्या है, वायु का संधारित्र की धारिता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 8 पिकोफैराड। इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, तो इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो 2 इंटू एप्सिलॉन आर की वैल्यू तो कितनी है 5, और उसकी ए एप्सिलॉन नॉट मतलब सी नोट जो है, ये क्या है आपका सी नोट है, सी नोट मतलब वायु संधारित्र, ये कितनी दे रखी है आपको, 8 पिको फैराड दे रखी है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 2 10, 10 इंटू 8 मतलब कितना हो जाएगा, 80 पिको फैराड, इसका क्या हो जाएगा, सही करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 80 पिको फैराड, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दे रखा है भाई, स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम लिखिए, ठीक है। स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम लिखिए, अनंत लंबाई के एक समान आवेश सीधे तार के लिए कारण। अब देखो आपको तार वाला मैंने बताया था, ठीक है, तार वाला मतलब गाउस का नियम, तो आपका देखो गाउस का नियम तो क्या हो गया आपका, रिपीट हो गया है। तो गाउस का जो नियम है वो तो आपका क्या हो गया है, रिपीट हो गया है, ठीक है। इसको तो आपको करवाने की जरूरत नहीं, पिछले वीडियो में मैंने सारे का उसका नियम किया है। फिर क्या है, एक जो अनंत लंबाई का जो आवेशित तार होता है, इससे किसी बिंदु को पी है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से आर है, उस पे किसी बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई जो होती है वो आपके पास क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, ये क्या होती है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। तो इस अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है ये होती है, इसका पूरा का पूरा आपको डेरिवेशन करना है, ये गाउस के नियम के अनुप्रयोग के अंदर है, ठीक है। इसका वीडियो भी मैं जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो ये आपके डेरिवेशन आपके नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, तो इसको वहां से आप कर लेना, नहीं समझ में तो मेरे वीडियो देख लेना जो मैं डाल रहा हूँ डेरिवेशन का, तो वहां से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको याद, मतलब गाउस के नियम के अनुप्रयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं 2016 के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। अब ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी परिभाषा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फॉर्मूला अपना क्या था, P इंटू क्यू इंटू 2a, ठीक है। तो कोई भी द्विध्रुव होता है, ठीक है, उस द्विध्रुव का कोई भी जो किसी भी आवेश का क्या हो परिमाण और उनके दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है वो क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, और इसकी इसकी दिशा क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसकी दिशा होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन यहाँ पे बात करें 2016 के बाद में,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक सेकेंड ऐसे कैसे हो गया, 2016 का पहला क्वेश्चन आ गया अपने पास, तो दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा कि किसी एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी एकल आवेश के लिए क्या करना है आपको? समविभव पृष्ठ का चित्र बनाना है। तो देखो भाई, इस एकल आवेश के लिए अपन समविभव पृष्ठ का चित्र बनाते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा अपने पास? एकल आवेश, एकल आवेश मतलब प्लस क्यू आवेश, ये आएगा क्या? एक सेकेंड, ठीक है। एकल आवेश का मतलब क्या है यहाँ पे? प्लस क्यू आवेश। क्या इसके कारण क्या बनाना है आपको? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ आपको पता है क्या होता है? केंद्रीय वर्ताकार के रूप में होते हैं। तो ये सबसे पहला है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा आपका? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, इससे दूर बनाएंगे थोड़ा और, तो ये भी क्या है वहां पे इसका समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये मान लो इसकी जो त्रिज्या है, यहाँ ये पहले सतह ये है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया V1 है, फिर यहाँ पे ये R2 त्रिज्या है, तो यहाँ पे इसका विभव V2, और ये तीसरा क्या आपके पास V3 है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको पता है विभव जो होता है V इक्वल टू क्या होता है? K Q अपॉन R होता है। ठीक है, जैसे जैसे R बढ़ेगा तो विभव के मान में क्या आएगी आपके पास? कमी आएगी। तो इसके आधार पर अपने इसको लिख सकते हैं कि V1 की वैल्यू जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी किससे? V2 से, क्योंकि डिस्टेंस कम है, जैसे डिस्टेंस बढ़े वैसे विभव का मान क्या होता है? कम। तो ये कैसे किसी भी एकल आवेश के लिए क्या हो जाएगा आपके पास? समविभव पृष्ठ का चित्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कि गाउस का नियम लिखिए, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर तथा भीतर के बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए और गाउस पृष्ठों का आवश्यक चित्र भी बनाना है, मतलब इसका डायग्राम भी बनाना है। गोलीय कोश, वही गोलीय कोश मैंने आपको जो बताया था। ठीक है, ये गाउस का नियम फिर से आपका क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। तो इसलिए गाउस का नियम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ये वापस गाउस का नियम रिपीट हो गया है। और ये क्या है? गाउस के नियम की जो तीसरी एप्लीकेशन थी, तीसरा जो अनुप्रयोग है कि कोई गोलीय कोश है, ठीक है, ये कोई मान लो गोलीय कोश है, आवेशित गोलीय कोश। ठीक है, तो इस पे मैंने मान लो ये आवेश दे रखा है। तो इसके बाहर मतलब इसके केंद्र से कोई बाहर बिंदु है, उसके ऊपर आपको क्या बताना है? विद्युत क्षेत्र E की गणना। तो इसके E जो बाहर जो आएगा, E जो बाहर है आपके पास, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आती है अगर आपको पता हो तो 1/4πε0 E बाहर की वैल्यू जाएगी 1/4π/Q/r² आ जाएगा आपके पास। ये तो हो जाएगा E की बाहर, अगर ये आपने स्मॉल r लिया मतलब बाहर की त्रिज्या। ठीक है, फिर उसने क्या पूछा है? अंदर, अंदर तो मैं आपको ऑलरेडी गोलीय कोश के लिए अंदर E अंदर, E अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि E अंदर कितना आएगा इसके अंदर। तो E जो अंदर जो आएगा, E अंदर किसी बिंदु पे जो आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा आपके पास? 0। आपको याद हो तो गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है, और विभव कितना होता है? नियत होता है। तो वही चीज है। उसके बाद में क्या है आपके पास? उसकी सतह के ऊपर, तो सतह के लिए ऊपर बात करेंगे तो ये त्रिज्या, अगर सतह की पूरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या r है, तो ये क्या बनेगा? E सतह के ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास? 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R²। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? इसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता सतह पे। तो ये पूरा का पूरा आपको डेरिवेशन करना है गाउस के नियम का जो तीसरा अनुप्रयोग है। ठीक है, तो आप ये अपने नोट्स में से कर लेना। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप मुझे अपना व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरे नंबर पे मैं आपको नोट्स दे दूंगा, और वहां से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप वहां से कर लेना, और आपको नहीं समझ में आए तो मैं अपना वीडियो डाल रहा हूँ, उसके अंदर ये डेरिवेशन भी आपको डाल दूंगा। सिर्फ मैंने डेरिवेशन छोड़े हैं बाकी, क्योंकि ये सब आपके नोट्स में लिखे हुए होते हैं, इसलिए मैंने इसको छोड़ रखा है। बाकी और इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, मैं आपको फिर भी वीडियो डाल दूंगा, आप उससे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विद्युत विभव की क्या करनी है? आपको परिभाषा लिखनी है। ठीक है, विद्युत विभव की परिभाषा, फिर क्या? किसी बिंदु आवेश, किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए तथा बिंदु आवेश Q के लिए विभव V एवं दूरी r में क्या बनाना है आपको? ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो अब देखो इसकी बात कर लेते हैं अपन कि विद्युत विभव की परिभाषा। तो विद्युत विभव की परिभाषा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। क्या? कि किसी भी एकांक धनावेश को, ये जैसे कोई भी एकांक धनावेश है, ठीक है, उसको किस में? विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है? आपका विद्युत विभव। विद्युत विभव V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, और ये बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है, तो V बराबर क्या होता है? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 1/4πε0 Q अपॉन R।
ठीक है। और दूरी के साथ संबंध कैसा है, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है क्या, तो इसलिए इन दोनों के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, ये v है और ये r है, तो एक परवलयाकार ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे ग्राफ आ जाएगा। ये होता है इसके अंदर ग्राफ आ जाएगा। ठीक है। इसका डेरिवेशन आपको ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि डेरिवेशन वगैरह सब आपको ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आप इसको मेरे नोट्स में से कर लेना। ठीक है। और नोट्स में से नहीं समझ में आए तो आप मुझे बोले, मैं वीडियो वैसे मैं डाल रहा हूँ इसका विभव का बिंदु आवेश तो वहां से आप इसको चेक कर लेना। ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे के सारे डेरिवेशन इसमें डालूं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये बस वीडियो को छोटा करने के लिए मैं सिर्फ जितने भी न्यूमेरिकल्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसको सबसे पहले प्रायोरिटीज पर रख रहा हूँ। बाकी डेरिवेशन के लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, आप वहां से उसको कर सकते हो। चलो भाई, नेक्स्ट 2015 की बात करते हैं। 2015 में क्वेश्चन है, गाउस के नियम का कथन लिखिए। ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया क्या आपका, ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये फिर से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया है। तो 2015 गाउस का नियम मैंने पहले ही बोला था आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके आधार पे आपको क्वेश्चंस को उसी आधार पे आपको तैयार करना चाहिए। तो गाउस का नियम आपको छोड़ना नहीं है, ना गाउस के अनुप्रयोग छोड़ने हैं आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, 2015 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं अपन। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसा न्यूमेरिकल अपन ने पहले भी किए हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलाम के कारण इससे 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव को बना है। अब आपको पता है यहाँ पे Q आपको क्या गिवन है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलाम। ठीक है। उसके बाद में क्या दूरी r दे रखी है उस आवेश की, कितनी, 9 इंटू 10⁻²। ठीक है। और क्या विद्युत विभव क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन r होता है। इसके अंदर वैल्यू रखो, वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ठीक है। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9। और बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2। जब इनको सोल्व करेंगे तो 10 की पावर माइनस 9 से 10 की पावर माइनस 9 चला जाएगा, यहाँ 9 से 9 कट जाएगा, तो अपने पास क्या, 4 इंटू 10 की पावर 2 वोल्ट इसका क्या आ जाएगा, आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप मान के चलो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से बस फॉर्मूला याद करना है और इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल इजीली आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, कोई भी द्विध्रुव है, ठीक है, कोई भी आपके पास क्या है, द्विध्रुव है, द्विध्रुव के कारण उसके विषुवतीय तल पर स्थित, आपको क्या करना है, द्विध्रुव का मान, मतलब उसका पूरा पूरा डेरिवेशन करना है। जैसे मान लो ये माइनस क्यू है, ये द्विध्रुव बना लेते हैं, सबसे पहले प्लस क्यू है, इन दोनों अल्प दूरी मतलब 2a है, और ये क्या है, निरक्ष, निरक्ष पे कोई बिंदु है P, इसके ऊपर आपको क्या निकालना है, विद्युत द्विध्रुव निकालना है, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके इस पे कितनी आएगी, 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब। ठीक है। किसी भी निरक्ष के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब, इसका आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन करना है निरक्ष वाला। ठीक है। और ये जो डायग्राम वगैरह है वो सारे आपको अच्छे से बनाने हैं, इसमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता वगैरह सब बतानी, दिशा क्या होती है। ठीक है। और इसका पूरा पूरा डेरिवेशन, और आपको मुझसे डेरिवेशन चाहिए तो वापस वही लाइन याद रखना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर, ठीक है, ये क्या है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है, इसके अंदर ये बोला प्लस माइनस 1 माइक्रोकुलाम आवेश का द्विध्रुव रखा हुआ है। माइक्रोकुलाम का क्या रखा है, द्विध्रुव स्थित है। तो गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान हमें पता है, गाउसीय पृष्ठ, गाउस के नियम से क्या होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाई बराबर समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ क्यू मतलब 1 माइक्रोकुलाम, माइनस का भी लिखा है तो माइनस का 1 माइक्रोकुलाम अपॉन एप्सिलॉन, तो ये टोटल कितना आवेश है, अंदर 0 है। अब अंदर आवेश 0 होगा तो विद्युत फ्लक्स का मान भी कितना होगा, 0। तो यदि किसी भी द्विध्रुव को जब भी किसी भी गाउसीय पृष्ठ के अंदर रखते हैं तो उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, फाई बराबर 0 होता है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पे अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश की सतह पर 10 वोल्ट विभव है।
इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो गोलीय कोश है, तो ये मैंने वापस का अपना क्या बना दिया, गोलीय कोश बना लिया है, ठीक है। और इसकी क्या है, सतह है वो कहाँ से, ये केंद्र से कितनी सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या पे है। तो यहाँ पे V सतह की वैल्यू कितनी दे रखी है इन लोगों ने, V सतह का मान क्या दे रखा है, 10 वोल्ट, ठीक है। अब ये इसका केंद्र, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी, मतलब इसके अंदर कहीं पॉइंट होगा क्या ये वाला, तो ये V अंदर की बात कर रहा है, ठीक है। ये अंदर बनेगा, तो ये V अंदर जो बनेगा आपका, इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको पूछी है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपको अगर याद हो तो किसी भी गोलीय कोश के कारण उसके अंदर किसी बिंदु पर जो आपके पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता E तो क्या होती है, शून्य होती है, और विभव का मान क्या होता है आपका, नियत होता है। इसका मतलब जो सतह पे मान है आपका 10 वोल्ट, वही क्या होगा अंदर, पूरे के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर के अंदर, वो वापस पूरी की पूरी 10 वोल्ट। तो V अंदर कितना आ जाएगा आपके पास, 10 वोल्ट, आपको याद रखना है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 वापस अपना रिपीटेड क्वेश्चन आया है एक, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो कि संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता के लिए संबंध प्राप्त कीजिए और परिपथ चित्र भी बनाना है। तो सबसे पहले श्रेणी संयोजन, ये वापस आपका रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे पूरा का पूरा, ठीक है। तो आप इसके लिए अगर आपको पता है श्रेणी क्रम में 3 लगा दिया मैंने, 1 2 और 3 मानो लगा दिया, ये C1 है, ये C2 और C3। इसको सोल्व करेंगे तो C इक्विवेलेंट जो आएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, वो क्या आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये तुल्य धारिता का आपका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। इस डेरिवेशन को आपको व्युत्पन्न करना है, ये ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 7 संधारित्र हैं, कितने संधारित्र हैं, 7 संधारित्र हैं, 7 संधारित्र हैं, प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैराड है, को श्रेणी संयोजन तत्पश्चात समांतर संबंध जोड़ने, दोनों जोड़ने पर तुल्य धारिता गुणनफल निकालना है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो सबसे पहले 10 संधारित्र हैं, ठीक है, ये ऐसे 10 संधारित्र हैं, प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोफैराड है, ठीक है। सबसे पहले इनको श्रेणी क्रम से, मतलब ऐसे 10 मैंने जोड़ दिए श्रेणी क्रम में, ऐसे करते करते ये 10 हुआ लास्ट में, ये 10 संधारित्र मैंने जोड़ दिए। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम, तो C इक्विवेलेंट, या फिर इसको सीरीज को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी इसको CS सीरीज मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अब श्रेणी क्रम संयोजन के लिए अगर आपको पता है कि अगर एक ही धारिता के, मतलब समान धारिता के अगर संधारित्र लगे हों, ठीक है, सीरीज के अंदर, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, अगर आपको इनको जोड़ोगे, देखो 1 अपॉन C1 प्लस, यही तो होगा सीरीज के लिए 1/C2 प्लस 1/C3 बराबर 1/CS, यही तो होगा। अब इन सबको जोड़ेंगे, सबकी वैल्यू क्या है, सेम है, तो कितनी बार जुड़े, ये n बार जुड़े, सबकी धारिता क्या है, सेम है, तो NC किसका हो जाएगा 1/CS। अगर CS की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास C/n, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यूज हो जाएगी। हम्म एक आएगी श्रेणी क्रम संयोजन की, और इसका सही है, सही लिखा है तुमने, तो एक मेरे को लग जाएगी, सही लिखा है। ठीक है। अब देखो इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि ये जो CS है, ठीक है, तो मतलब श्रेणी क्रम में धारिता कितनी है, अगर श्रेणी क्रम की बात करूं, C की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोफैराड है क्या, अपॉन कितनी बार है, 10 बार जोड़ना है, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो टोटल कितना बचेगा, ये 1 माइक्रोफैराड, ये तो किसकी आ जाएगी आपके पास, श्रेणी क्रम से हो जाएंगी। इसी तरह अगर इन्हीं 10 के 10 को अपन किस में लगाएंगे, पैरेलल या समांतर क्रम में लगाएंगे, इस तरह से इनको जोड़ते जाएंगे लास्ट में,
ठीक है, तो उसके लिए सी पैरेलल या समांतर क्रम के लिए जो अगर n के लिए लिखें तो वो क्या होगा n इंटू सी। क्यों? क्योंकि सबको जोड़ना आपको C1 प्लस C2 प्लस C3 इन सबको जोड़ के लिखना है, तो ये क्या बनेगा, सारे सेम है तो कितनी बार जोड़ना है, n बार जोड़ना है, मतलब 10 बार जोड़ना है, तो यहाँ पे कितनी बार जोड़ना है, 10 बार जोड़ना है। n की वैल्यू कितनी, 10, और c की वैल्यू कितनी, 10 माइक्रोफेरेड। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। फिर क्या बोला इसने कि जो तुल्य धारिता उनका गुणनफल, तो गुणनफल क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो CS इंटू CP। सी एस की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड इंटू सीपी की वैल्यू कितनी है, 100 माइक्रोफेरेड। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, टोटल 100, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तुल्य धारता को गुणनफल कितना आ जाएगा, 100 माइक्रोफेरेड। एक को 100 से मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो 100 की 100 क्या हो जाएगा, इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7 के बाद में 8। ऐसा क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं कि 4 माइक्रोफेरेड धारिता का मान कितना होगा, मतलब आपको दिया हुआ है यदि समांतर प्लेटों संधारित्र के प्लेटों के मध्य दो पेरावितों का परिबंध पूर्ण तरह से भर दिया जाए। मतलब आपको जो वायु संधारित्र होता है, मतलब जो वायु संधारित्र होता है, वायु संधारित्र, वायु संधारित्र क्या होता है, सी नॉट, उसकी वैल्यू दे रखी कितनी, 4 माइक्रोफेरेड। हमें पता है इसका फॉर्मूला कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, माइक्रोफेरेड। अब देखो इसमें क्या बोला है, उन प्लेटों, ये तो तब था, अब इसके अंदर क्या भर दिया उसने, पेरावितांक भर दिया। पेरावितांक कितने का, k इक्वल टू 2 का भर दिया। ठीक है, तो हमें पता है कि जो आपके पास c जो होता है, कोई माध्यम भरने पर जो धारिता होती है वो क्या होती है, k इंटू सी नोट होती है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइक्रोफेरेड, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वो जो मैंने मेथड बताया उससे भी कर सकते हो, अगर इस माध्यम के लिए लिखते हैं तो c बराबर, इस मेथड से c बराबर क्या होगा आपके पास, a एप्सिलॉन अपॉन डी, फिर ए एप्सिलॉन की वैल्यू रखेंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे रखें तो ये क्या, एप्सिलॉन आर से गुणा हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसकी वैल्यू कितनी है, 4, तो 2 इंटू ये आपका 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। इस तरह से भी सॉल्व। ठीक है, दोनों तरीके सही है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना 2014 का, 2014 का क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे अब, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 2014 का जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में मजा भी आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, वर्ष 2014 में क्या लिखा हुआ है कि Q1 है। ठीक है, Q1 क्या, एक आवेश है, कितना है आपको दिया हुआ क्या है, सबसे पहले तो वो चेक करो, दिया हुआ क्या है अपने पास कि Q1 जो है, Q1 आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। Q2 आपको कितना दे रखा है, -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम। दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। मान लो ये मेरे पास Q1 है, ठीक है, और यहाँ पे कोई Q2 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपको दे रखा है यहाँ से ये वाला, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये बोल रहा है इनको मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। कि किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, शून्य, मतलब दोनों को मिलाने वाली रेखा भी बात करते हैं। तो मैंने मान लिया कि जो ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, ये तो पूरी जो डिस्टेंस कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। इसको 16 सेंटीमीटर को आप चाहे मीटर में चेंज कर लो तो कितना बनेगा, 0.16 मीटर बन जाएगा। तो मैंने इसको मीटर में चेंज करने पर कितनी बनी मेरे पास, 0.16 मीटर बनी। ठीक है, अब देखो मैंने मान लिया कि कोई बिंदु P है जहां पे विद्युत विभव का मान क्या होता है, कुल विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले Q1 के कारण जो विभव है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे Q1 के कारण विभव, इस Q1 के कारण विभव क्या होगा भाई, इसको मैंने दे दिया V1, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1/4πε0 Q अपॉन, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, इस पे विभव का मान आपका शून्य होता है, तो यहाँ पे ये दूरी कितनी मैंने मान ली, मान लो ये दूरी x है, तो रिमेनिंग दूरी ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, 16 माइनस एक्स, या फिर 0 पॉइंट मीटर में लिखेंगे तो 0.16 माइनस एक्स बचेगी दूरी। ठीक है, तो पहले Q1 से बात करें तो ये क्या मान है, x, अब इसको लिखेंगे 1 समीकरण नंबर। इसी तरह से Q2 के कारण विभव बिंदु P के ऊपर, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इस Q2 की वैल्यू रख देंगे Q2, और ये वैल्यू कितनी होगी, टोटल 16 तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 पॉइंट -16 x।
सॉरी, यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो ये रहा अपना इरेजर, इसको थोड़ा सा इरेज करो। तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पे 0.16 माइनस एक्स, 0.16 माइनस एक्स, ये समीकरण नंबर 2। कुल विभव शून्य, ठीक है, इस बिंदु पे कुल विभव शून्य होने का मतलब क्या है आपको, कुल विभव आपका हो गया शून्य हो गया। अब कुल विभव शून्य हो गया तो देखो, मतलब कुल विभव शून्य होने का मतलब क्या है कि V1 जो है आपके पास, V1 और V2 जो है, ठीक है, ये जो V1 प्लस V2 इन दोनों की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए आपके पास, 0। सबसे पहले V1 की वैल्यू रखते हैं। तो V1 की वैल्यू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन x प्लस V2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन 0.116 माइनस एक्स, कितनी हो जानी चाहिए, 0। अब इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन 0.16 माइनस एक्स, ये आपके पास आएगा। अब इन सब की वैल्यू रख देते हैं, एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं, तो अपन एक नया पेज ले लेते हैं पहले, ताकि अपन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। नया पेज इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज अपने पास आई है, सबसे पहले तो क्या है, बराबर, तो 1/4 पाई साइन नॉट, तो 1/4 साइन नॉट तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया वहां से, ठीक है। तो आपके पास जो फॉर्मूला क्या बचा था, ये तो बचा है 1/4 पाई साइन नॉट Q1 अपॉन एक्स, और सामने क्या था, माइनस का 1/4 पाई साइन नॉट Q2 अपॉन 0.16 माइनस, ये तो आपके पास बचा था अभी लास्ट। तो 1/4 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। Q1 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। Q1 की वैल्यू अपने पास क्या गिवन है, 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम गिवन है, और x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। फिर माइनस है, Q2 की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.16 माइनस एक्स, ये आपके पास वैल्यूज है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 10⁻8 से 10⁻8 भी क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 0.16 को अगर इस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 0.8 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। जब इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 3x। तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, 0.10 मीटर, या अपन बोलेंगे 10 सेंटीमीटर। अब देखो, जो पीछे वाले पेज के अंदर जो अपने डायग्राम बनाया था, ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अब ये वैल्यूज कहाँ हैं उसकी बात करेंगे अपन। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसको पुराने वाले को नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज आपकी आएगी, यहाँ पे मतलब x की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आई है x की वैल्यू। तो ये 10 है 16 में से, तो बाकी कितना बच गया, 6 है। तो अगर आपको पूछे Q1 से, तो Q1 से तो कितनी दूरी पे विभव का मान 0 होगा, 10 सेंटीमीटर पे। अगर Q2 की वैल्यू पूछे तो कितने पे, Q2 से 6 सेंटीमीटर पे। तो ये आपके इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर Q1 से पूछा, Q2 से, वो उसने मिलाने में देखा है पूछा, तो Q1 से तो आप बोलोगे 10 सेंटीमीटर दूरी पे, और Q2 से कितना, 6 सेंटीमीटर दूरी पे क्या होता है, कुल विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स फाई की परिभाषा आप अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी दो परिभाषाएं इसकी होती है। एक तो आप गाउस के नियम से भी दे सकते हो, फाई बराबर क्यू अपन। एक क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र जो होता है, ठीक है, फाई जो होता है विद्युत फ्लक्स, वो क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र ई जो होता है और जो पृष्ठीय क्षेत्र ds होता है, इन दोनों के अदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। आप ये वाली परिभाषा भी लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ कोई भी पृष्ठ है, इस पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखा निकलेगी वो क्या होगी, इस पृष्ठ से संबद्ध क्या होता है आपका विद्युत फ्लक्स होता है। तो ये भी आपकी जो अच्छी लगे वो परिभाषा लिखो आप, ठीक है। तो फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर और ds, मोस्टली अपन ये लिखते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, किसी भी जो विद्युत क्षेत्र तो होता है, ठीक है, अपन क्या करते हैं, किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर जब किसी भी पृष्ठ को रखते हैं तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो, और जो आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो, उन दोनों का अदिश गुणनफल क्या कहलाएगा, आपका विद्युत फ्लक्स कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 3, अब ये क्वेश्चन 3 आपको वापस रिपीट हुआ है, देखो भाई। गाउस के नियम के द्वारा किसी एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार
के सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो गाउस के नियम द्वारा किसी एक समान, वापस वही है, गाउस का नियम आपका क्या हो गया, रिपीट हो गया क्या भाई, गाउस का नियम अपना क्या हो गया, फिर से रिपीट हो गया। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, इससे आपको ये पता होना चाहिए कि गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाउस का नियम और गाउस के नियम का अनुप्रयोग, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको वापस वापस रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन नहीं करेंगे। ठीक है, रिपीट है तो आपको डेरिवेशन करना है, गाउस का नियम आपको याद करना है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विद्युत धारिता की क्या करनी है, आपको परिभाषा लिखनी है। विद्युत धारिता की परिभाषा लिखिए। और क्या है, एक समांतर प्लेट, ये पट नहीं है, प्लेट संधारित्र को प्लेटों के बीच के है, तो इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। और आवश्यक आपको क्या बनाना है, इसका डायग्राम भी बनाना है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, कोई भी जो, पहले तो विद्युत धारिता होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है वो लिखते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारिता क्या होती है, कोई भी चालक है तो किसी भी चालक के द्वारा, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। मतलब कोई भी चालक है वो कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, वो क्या कहलाता है, उसकी क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है, चालक की धारिता कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद में समांतर प्लेट संधारित्र को प्लेटों के बीच के माध्यम भरा होता है, इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब आपको पता हो तो जब पहले तो आप कोई भी संधारित्र लेते हो, ठीक है, जब उसके अंदर निर्वात भरी होती है, ठीक है, तो निर्वात के लिए सी नोट की वैल्यू क्या आती है, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन अपॉन डी, यही तो आता है, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। फिर अपन इसके अंदर अगर पेरा विद्युतांक माध्यम के भरते हैं तो इसके लिए जो आपके पास आता है सी की वैल्यू क्या होती है आपके पास, ए एप्सिलॉन नोट के मतलब पेरा विद्युतांक इनटू डी, यही तो होता है। ठीक है, अब जब इनको रखोगे तो सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, सी नोट के आएगी। इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको कर लेना। ठीक है, तो जो c बराबर c इज इक्वल टू सी नोट के, इसका डेरिवेशन आता है, वो पूरा पूरा डायग्राम बना के आपको पूरा पूरा सोल्व करके दिखाना है कि कैसे आता है। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, सारे के सारे डेरिवेशन मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, उसका अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2013। अब देखो 2013 के क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। ठीक है, 2013 के क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा तो अपन ने, मैंने तो आपको नोट्स में तो, हाँ, जो में से पढ़ चुके हैं बच्चे उनको तो पता है, मैंने 4 से 6 आपको करवाई हुई है ऑलरेडी विद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, फिर भी आपको कोई भी दो लिखनी है तो आप अपने हिसाब से जो आपको आती है अच्छे से वो दोनों लिख देना। ठीक है, तो मैं तो दो मोस्टली आपको जो बताया, क्या एक तो क्या होती है, दो विद्युत बल रेखाएं या दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती है, काटती नहीं है। एक तो ये लिख देना कि कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों, कि अगर प्रतिच्छेद करेगी तो उसके प्रतिच्छेद बिंदु पे क्या होगी, दो क्या होंगी, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। नंबर 2 क्या है कि कोई भी जो विद्युत बल रेखा है, अगर इसके ऊपर कोई भी मैं स्पर्श रेखा खींचता हूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, और विद्युत बल रेखा हमेशा क्या होती है, खुला वक्र होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये इनमें से आपको जो अच्छा लगे दो कोई भी लिख देना। ठीक है, इसके अलावा वो भी मैंने बहुत करवाई, बस आप जो इंपॉर्टेंट दो पूछिए तो 3 बता दिए, आपको जो अच्छा लगे वो इसमें से याद कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। तो समविभव पृष्ठ तो मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, ये क्वेश्चन भी आपको वापस क्या हुआ है, रिपीट हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी जो आपके पास पृष्ठ होता है जिसपे विभव का मान क्या हो, समान हो, उसको अपन क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ये वापस रिपीट हुआ है। गाउस का नियम फिर से रिपीट हो गया है, फाई बराबर क्यू समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपका रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन सीधा। लो भाई, वापस चादर के कारण आपका ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट क्वेश्चन है पूरा का पूरा, कि किसी भी एक समान चादर के कारण इसके नजदीक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के व्यंजक, ये भी आपका क्या है, आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको भी आप देख लेना, गाउस के नियम का क्वेश्चन जो है अनुप्रयोग से। ठीक है, तो ये इसलिए बोलता हूँ गाउस के नियम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, प्लीज करके जाना उनको जब भी पेपर हो आपका, उससे पहले पहले। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5।
दिए गए चित्र में परत से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब परत से निर्गत विद्युत फ्लक्स के लिए अपन क्या लगाते हैं, गाउस का नियम। तो गाउस का नियम अपना क्या है, फाई बराबर समेशन ऑफ क्यू सम, ठीक है। फाई बराबर क्या होता है गाउस के नियम से, फाई बराबर समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक तो 2 माइक्रोकूलाम का है, तो 2 माइक्रोकूलाम का एक क्या है 1 माइक्रो, तो प्लस माइनस का 1 माइक्रोकूलाम, इन सबको जोड़ेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट का क्या देंगे, भाग देंगे। तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, 1 माइक्रोकूलाम बट्टे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और माइक्रो को अगर आप चेंज करोगे यहाँ पे गुलाम में तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 से और आ जाएगा ऊपर। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने में 1.13 इंटू 10⁻5 आएगा। और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन पर गुलाम मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वैसे भी ऐसा क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है, डिट्टो क्वेश्चन था, ठीक है, बस अलग से पूछा इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधारित्र की परिभाषा। संधारित्र की परिभाषा फिर से रिपीट हो गई क्या भाई, ठीक है। तो संधारित्र की परिभाषा को आप रिपीट हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, फिर से संधारित्र को परिभाषित कीजिए। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो संधारित्र को परिभाषित कीजिए, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट हुआ है। उसके आगे वाला क्वेश्चन भी मुझे रिपीटेड ही दिख रहा है। हाँ भाई कर चुके हैं क्या, क्या परिपथ चित्र बनाकर संधारित्र के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता का संबंध प्राप्त कीजिए। तुल्य धारिता 1/c एस इक्वल टू क्या आएगी, 1/c 1 प्लस 1/c 2 प्लस 1/c 3, ठीक है। ये वापस फिर से रिपीट हो गया, तो ये भी आपका क्या है, एक रिपीट क्वेश्चन है अभी तक जो क्वेश्चन अपन ने किए हैं उसमें। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करेंगे। बहुत ही वैसे सिंपल क्वेश्चन है एकदम ही। क्या हुआ, दिए गए परिपथ में वोल्टा V1 का मान लिखना है आपको। किसका मान बताना है, वोल्टा V1 का, ठीक है। तो देखो अपने पास दो संधारित्र लगे हैं, एक तो C1 लगा और ये दो C2 C3 किसमें लगे, समांतर क्रम में है। तो आपको बस यही चीज ध्यान में रखनी है कि समांतर क्रम में तो क्या होता है, विभव का मान क्या होता है, समान रहता है। हमें पता है समांतर क्रम जब भी हो, ठीक है, तो विभव का मान क्या रहता है, सेम रहता है, मतलब समान रहता है, ठीक है। और धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर श्रेणी क्रम में होते हैं तो विभव का मान क्या रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक है। और धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले टोटल कितना दे रखा है, V की वैल्यू 10 वोल्ट लगा रहे हैं अपन, किस पे, इस पे C1 पे और इन दोनों के संयोजन के ऊपर भी। इसने बताया संयोजन पे ये जो वोल्टेज लग रहा है समांतर, तो V2 4 वोल्ट है, तो इसके ऊपर भी क्या है पूरा का पूरा 4 वोल्ट है, समांतर क्रम है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना वोल्ट लगेगा आपके पास, पूरा का पूरा 4 वोल्ट लगेगा, ठीक है। टोटल कितना लगा है 10, तो अपन सीधे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, कुल V1 प्लस V2, ठीक है। V की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10 वोल्ट दे रखी है। V1 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है और V2 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 4 वोल्ट। तो 10 में से 4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो किसकी वैल्यू है, V1 की। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 वोल्ट। तो ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 2011 के क्वेश्चंस करते हैं अपन। नेक्स्ट है 2011 के क्वेश्चंस। 2011 क्वेश्चंस की अपन बात करें तो क्या, एक अनंत रेखीय आवेश, एक अनंत रेखीय आवेश का आवेश घनत्व कितना दे रखा है, 2 माइक्रोकूलम मीटर। तो अनंत रेखीय आवेश घनत्व की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, अनंत रेखीय आवेश में कैसा घनत्व होता है, रेखिक आवेश घनत्व होता है। तो रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है, रेखिक आवेश घनत्व जो आपका होता है, रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है आपका, लैम्डा होता है। इस लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 माइक्रोकूलम पर मीटर दे रखी है। ये आपको दे रखे पर मीटर, ये तो आपको दे रखा है। फिर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए। मतलब मान लो ये कोई एक विद्युत अनंत रेखीय आवेश धारित है, यहाँ से क्या लंबवत कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर। तो मतलब ये जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, आर आपको कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। और किस में रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है, हवा में या निर्वात में रखा है। तो इसके लिए E इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, E की वैल्यू अपने पास क्या होती है, अगर किसी भी अनंत रेखीय आवेश में विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है 1/4πε0 टू लैम्डा अपॉन आर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दो, 1/4πε0 की जगह तो वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 की पावर कितना होता है, 9। इस 2 लैम्डा की जगह तो 2 की जगह 2, लैम्डा की जगह 2 माइक्रोकूलम है तो 10 की पावर माइनस 6। और ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 0.5 मीटर।
जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, एक सेकेंड, 5 सेंटीमीटर को अगर आप चेंज करो तो 100 का डिवाइड दोगे, 100 का डिवाइड दोगे तो 0.05 होगा भाई ये, ठीक है। तो 0.05 मीटर कर लेना। अब देखो जब इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने पे जो आपके पास वैल्यूज आएगी यहाँ पे वो आएगी 72 इंटू 10⁴। अगर इसको आगे फर्दर सोल्व करोगे तो इसको अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन मिले 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस, सॉरी 7 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ये भी इसका आंसर। मतलब इसको अगर यहाँ पे 10 को और निकालूंगा 10⁻1 बढ़ जाएगी और इसमें पॉइंट लग जाएगा, इससे कुछ नहीं है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2011 का पहला विषय। आगे देखो भाई, 3 बिंदु आवेश निर्मित, ये वापस फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या भाई, है भाई क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या आपका, फिर से रिपीट, ठीक है। तो क्या है, 3 बिंदु आवेशों से निर्मित किसी तंत्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वो फॉर्मूला याद है क्या, पहले ईयर में 2000 लास्ट ईयर 2023 में ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे अपन। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक 6 माइक्रोफेड का संधारित्र है का विभवांतर 10 वोल्ट से बढ़ाकर 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए, ठीक है। एक 6 माइक्रो संधारित्र का दे रखा है, इसका विभवांतर पहले 10 वोल्ट था, फिर बढ़ा के कितना कर दिया 20 वोल्ट, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। अब आपको याद हो ऊर्जा में वृद्धि, वैसे तो ये क्वेश्चन आपके पास है नहीं, ठीक है, फिर भी मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, फिर भी आप इस क्वेश्चन कर लो, ऊर्जा से रिलेटेड है, संधारित्र की ऊर्जा से। तो आपको पता है संधारित्र ऊर्जा अपन को फॉर्मूला पड़ा है कितना, हाफ CV², ये अपना फॉर्मूला पड़ा है। अगर ऊर्जा में वृद्धि पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, डेल यू, डेल यू का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास 1/2 C की जगह तो C देगा, और V है वो कहाँ से कहाँ तक बढ़ा है, V2 से V1, इस वृद्धि में कितनी ऊर्जा हुई वो वैल्यूज रखनी है आपकी, ठीक है। हाफ CV² सीधा यहाँ पे वैल्यूज रख दो, ठीक है। तो हाफ C की वैल्यू आपके पास दे रखी है 6 माइक्रोफेरेड इंटू मतलब 10 की पावर -6, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, फिर मतलब V2 की वैल्यू कितनी है, मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो ऊर्जा आएगी वो कितनी आएगी, 9 इंटू 10 की पावर -4 जूल, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये ऊर्जा में वृद्धि, सीधा ऊर्जा का सवाल है जितना, क्योंकि आपके पास संधारित्र की ऊर्जा के लिए फॉर्मूला आपके पास अभी भी है, तो हाफ CV² सीधा फॉर्मूला, पहले क्या थी V1 थी, फिर क्या होगी V2 की वृद्धि निकालेंगे तो क्या होगा, डेल यू बराबर U1 माइनस U2, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कितनी वृद्धि हुई ऊर्जा के अंदर। तो बस ये आपको रखना है, ठीक है। तो ये इसमें वैल्यूज रखो, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गाउस के नियम का कथन और ऐसा गणितीय रूप, गाउस का नियम फिर से रिपीट हो गया है आपका, फिर से गाउस का नियम आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। गाउस का नियम क्या है, फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये वजह से। उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि गाउस के नियम से एक समरूप आवेशित अपरिमेय चालक परत के कारण उसके समीप के किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र, मतलब चादर है वापस, इस चादर के कारण क्या होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, वो आपको बतानी है भाई, चादर के कारण क्या होती है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, उसकी वैल्यू बतानी है। ई क्या होता है, ई बराबर आपका क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है, आवश्यक चित्र एवं विद्युत क्षेत्र तीव्रता पृष्ठ आवश्यक है तो निव्वरता का वक्र और बनाना है कि आवश्यक चित्र, पहले तो वो बनाना है चादर वाला जो डायग्राम वगैरह वो बनाना है। फिर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भरता, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है आपका सिग्मा, उस पर क्या बतानी है आपको, निर्भरता बतानी है। इसका फॉर्मूला अगर आपको आए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। तो अगर इस पे निर्भरता विद्युत क्षेत्र, तो ई क्या समानुपाती है क्या, इसके समानुपाती, दोनों के बीच में क्या आएगा ग्राफ, वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो इसको कर लेना आप कि फर्स्ट करना तो निर्भरता को वक्र बना कर, जैसे तो ई क्या करता है सिग्मा को डायरेक्टली क्या करता है आपका डिपेंड करता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन कैसे आ गया भाई डायरेक्टली, ये विद्युत द्विध्रुवागुण आ गया, क्वेश्चन रह गया पीछे, एक सेकेंड, ठीक है। ये तो हो गया आपका, फिर छठा क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुवागुण का। अब ये देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपका कि विद्युत द्विध्रुवागुण क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे एक विद्युत द्विध्रुव को उसकी स्थायी साम्य अवस्था से θ0 कोण घुमाने में संपन्न कार्य की गणना करो,
ठीक है। यदि घुमाव कोण थीटा नोट का मान 90 डिग्री व 180 हो तो कार्य के मान क्या होंगे, आवश्यक चित्र भी बनाओ। ठीक है, तो ये आप जब भी किसी भी द्विध्रुव को, अगर किसी भी द्विध्रुव को एक समान मतलब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो फिर उसको घुमाने में जो किए गए कार्य की गणना होती है, उसका फॉर्मूला आपको, उसका डेरिवेशन पूरा का पूरा अपना नोट्स के अंदर वहां से कर लेना। देखो इसमें क्या लिखा है, स्थायी साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री। ये क्या लिखा है, थीटा स्थायी साम्यावस्था से थीटा 0 कोण पे घुमाने में संपन्न कार्य करना। तो स्थायी साम्यावस्था का मतलब क्या होता है कि 0 डिग्री से कहाँ तक घुमाना आपको, थीटा नोट तक। ठीक है, तो इसके लिए अगर कार्य गणना करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी पीई जो आएगी वो कितना आएगा, इसका फॉर्मूला 1 माइनस कोस थीटा नोट आएगा। तो ये इसका किए गए कार्य का फॉर्मूला आएगा, वो आपने किया भी। फिर क्या करना है, इसने क्या बोला है, थीटा की अगर थीटा नोट की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री, तो वो भी इसमें थीटा नोट की वैल्यू 90 रख देना। तो कितना डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पीई 1 माइनस कोस 90 का कितना होता है भाई वैल्यू, कोस 90 जीरो होता है, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पीई आ जाएगी। फिर इसने बोला अगर 180 डिग्री हो, थीटा नोट की वैल्यू कितनी हो 180, 180 पे मतलब कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पी आ जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थीटा तो ये फॉर्मूला देखो देखो सीधी सी बात, इसका डेरिवेशन जो डब्ल्यू को पी 1 माइनस कोस नोट 0, ये आगे नोट्स में मेरा करवाया हुआ है, तो आप वहां से इसको कर लेना। ठीक है, बाकी ये जो 90 डिग्री 180 डिग्री ये भी वहाँ पे करवाए हुए हैं, बट यहाँ पे फॉर्मूला था उसके बेस पे मैंने आपको बता दिया। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आपका संधायित्र किसे कहते हैं, संधायित्र किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपका रिपीट हुआ फिर से। अब इसका सिद्धांत लिखिए, सिद्धांत क्या होता है किसी भी संधायित्र का, कि जो संधायित्र जो होता है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो चालक प्लेटें जो होती है, जो प्लेटें होती हैं उनका क्षेत्रफल बिना बढ़ाए, अपन क्या करते हैं इसका क्षेत्रफल तो क्या करते हैं नहीं बढ़ाते हैं, बिना बढ़ाए इसके विभव के मान में क्या करते हैं, कमी करते हैं। विभव के मान में क्या करें, कमी, कमी करके अपन इसके धारिता के मान में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो इसका सिद्धांत क्या होता है, सदाई सिद्धांत क्या होता है, संधारित्र की जो प्लेटें जो होती है चालक प्लेटें, ठीक है, उनका क्षेत्रफल बिना बढ़ाए विभव के मान में कमी करके उसकी धारिता के मान में क्या की जाती है, वृद्धि कहलाती है, की जाती है। तो ये क्या कहलाता है, उसका सिद्धांत कहलाता है। तो ये होता है संधारित्र का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, आवेशीय संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और ये भी पूछा ये ऊर्जा कहाँ संग्रहित रहती है। ठीक है, आपको ये भी बतानी है ऊर्जा कहाँ संग्रहित रहती है। तो सबसे पहले तो जो संग्रहित ऊर्जा जो होती है उसका व्यंजक, अगर मतलब आपको उसका डेरिवेशन करना है, क्या होता है, अगर आपको याद हो हाफ सी वी स्क्वायर, अगर इसका क्यू और सी के फॉर्म में रखेंगे तो ये वाला क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी, और अगर क्यू और वी की वी में रखेंगे तो ये कहते हैं किसी भी संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। फिर इसने पूछा ये ऊर्जा कहाँ संग्रहित रहती है, तो जो संधारित्र होता है, ठीक है, ठीक है, जो संधारित्र होता है, ये जो प्लेटें हैं इन प्लेटों के मध्य होती है, और किस रूप में रहती है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत ऊर्जा के रूप में, या विद्युत ऊर्जा के रूप में ये क्या रहती है आपकी संग्रहित रहती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा कहाँ संग्रहित रहती है, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के रूप में क्या रहती है, संग्रहित रहती है। इसका ये क्या हो जाएगा आपका, इसका सेवन। और इसका डेरिवेशन आप वापस वही चीज बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है, डेरिवेशन आप किस में से करें, नोट्स में से करें। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ पे गया भाई, पीछे रह गया शायद, क्वेश्चन नंबर 9 रह गया अपना। ठीक है, नीचे रह गया शायद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये लो भाई। समांतर प्लेट संधारित्र है आपका, समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो पूरा का पूरा डायग्राम आपको बनाना है, समांतर प्लेट संधारित्र को समझाना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है, समांतर सी जो का स्टॉक प्रकाश कहते हैं ए एफ साइन नोट अपॉन डी। ये पूरा फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी, दो प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र दिशा कैसी होती है, प्लस माइनस वो पूरी बतानी है, इसके मान क्या होता है सब बताना है। ठीक है, तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र भी कर लेना, और ये भी पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको पता हो तो। नेक्स्ट देखो 10वां क्वेश्चन देखो, विद्युत धारिता, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है क्या भाई, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए थे रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन। तो विद्युत धारिता भी क्या है आपके पास, रिपीटेड क्वेश्चन है एकदम। तो इसको अपन क्या लिखते हैं, सीधे लिख देते हैं रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट हुआ है। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका। उसके बाद नीचे चलते हैं, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पे, 2010
क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो, एक पृथक गोले की क्षमता V और आवेश Q के बीच एक ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। तो गोले की दाह्यता क्या होगी ये आपसे पूछा है। तो गोले की दाह्यता C क्या होगी ये आपसे पूछा है। आपको पता है C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। परंतु ये जो ग्राफ में देखो ढंग से, ये यहाँ पे V दिया हुआ है और यहाँ पे Q दिया हुआ है। तो मतलब अपन जो ग्राफ बनाते थे C इक्वल टू क्यू, अगर मैं यहाँ पे सी बराबर क्यू अपॉन वी वाला, तो उसके अंदर ये ग्राफ ऐसे होता था, पर यहाँ पे क्या होता था, क्यू होता था, वी होता था। तो इन दोनों का जो स्लोप या ढाल है, इसकी जो प्रवणता वो किसको बताती थी, जो टेन थीटा जो होता था उसको बताती थी। और टेन थीटा क्या किसको निरूपित करती थी, धारिता को निरूपित करती थी। ये क्या होता था, क्यू अपॉन वी। परंतु यहाँ पे उल्टा है, तो इसका मतलब मध्याह्यता क्या होती है अपनी, अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा तो वी अपॉन क्यू, इसका ढाल किसको बताएगा, मतलब ये टेन थीटा, ये स्लोप जो है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टेन थीटा जो है वो किसको बताए, वी अपॉन क्यू का मतलब क्या है, यहाँ से वन अपॉन सी को निरूपित कर रहा है। तो धारिता के लिए अगर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा। तो वन अपॉन टेन थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर। तो ये इसका एक्चुअल में आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका कोट थीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2, सापेक्ष पारगम्यता। सापेक्ष पारगम्यता बोल दो, पेरा वैद्युतांक बोल दो, विद्युतशीलता बोल दो, सब एक ही बात है आपके लिए, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है। तो सापेक्ष पारगम्यता मतलब पेरा विद्युतांक जो है आपके पास के, उसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, बताना है। सॉरी, सापेक्ष पारगम्यता मतलब अपेक्षित विद्युतशीलता हो गया, पेरा विद्युतांक हो गया, ठीक है। तो इन सब की जो परिभाषा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एफ साइन एन इज इक्वल टू या एफ साइन एन आर, या फिर के इज इक्वल टू क्या होता है, एफ नोट अपॉन एफ। ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्या है, तांबे के लिए पेरा विद्युतांक का मान बताइए। तो तांबे के लिए जो पेरा विद्युतांक का मान होता है, तांबे के लिए क्या, किसी भी अगर आप धातु की बात करते हो, ठीक है, किसी भी आप क्या करते हो, धातु की बात करते हो, इसके लिए जो पेरा विद्युतांक नियतांक जो होता है, ठीक है, धातुओं के लिए जो पेरा विद्युतांक का मान जो होता है वो कितना होता है, अनंत होता है, अनंत होता है। अब तांबा भी क्या होता है, एक धातु है, धातु है, तो धातु के लिए कितना होता है आपका, अनंत। मतलब जो इतनी भी सूचालक वस्तु है, सूचालक मतलब जितनी भी धातु है, धातु से कितना हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो, 4th नंबर क्वेश्चन, मुझे लगता है फिर हाँ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समविभव सतह क्या है, धनात्मक बिंदु आवेश के कारण समविभव सतह दिखाने के लिए आरेख बनाइए। ये दोनों, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। समविभव सतह की मैंने आपको परिभाषा भी लिखवाई है, और धनात्मक बिंदु आवेश के कारण समविभव सतह के लिए आरेख भी बनाया है। समविभव सतह वो है विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी जो सतह है या पृष्ठ है, उसमें सभी बिंदु विभव का मान समान होता है, उस पृष्ठ को अपन कहते हैं समविभव सतह। और फिर अपन प्लस क्यू धनावेश के कारण मैंने आपको बताया सकेंद्रीय वर्ताकार के रूप में होता है, इस तरह से मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था। तो ये क्या हो जाएगा, इसका समव्यवस्थित दिखाने के लिए आरेख हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संधारित्र का सिद्धांत समझाइए। अभी बताया था मैंने संधारित्र के सिद्धांत के बारे में आपको। क्या होता है संधारित्र का सिद्धांत, कि किसी भी जो संधारित्र होता है उसकी जो प्लेटें होती है उसका क्षेत्रफल बिना बढ़ाए हम क्या करते हैं, उसकी धारिता के मान में वृद्धि करते हैं। कैसे करते हैं, विभव के मान में कमी लाके। और गोलीय संधारित्र आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो आपके नॉट इन सिलेबस, ठीक है, सिर्फ संधारित्र सिद्धांत है। नेक्स्ट देखो, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करें और विद्युत द्विध्रुव विषुवत रेखा पर एक बिंदु पर विद्युत तीव्रता के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें। आवश्यक रेखा चित्र बनाएं। यदि किसी क्षेत्र में व्यवस्थित है तो विद्युत तीव्रता क्या होगी। देखो भाई, सीधी सी बात है, ये जो विद्युत ध्रुव की परिभाषा है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी आपको कितनी बार करवा चुका हूँ। फिर विषुवत रेखा मतलब निरक्ष के ऊपर किसी बिंदु विद्युत तीव्रता की अभिव्यक्ति क्या, मतलब उसका पूरा डेरिवेशन ये भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। आवश्यक रेखा चित्र में फिर क्या, यदि किस क्षेत्र में विभव स्थिर है, विभव स्थिर होने का मतलब क्या है, विभव की वैल्यू क्या है, नियत है। अब जब विभव की वैल्यू नियत हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये पूछा है। तो अगर आपको याद हो, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था किसी भी गोलीय कोश की अगर बात करता हूं मैं, या फिर किसी भी बात करता हूं, तो वहां पे अगर विद्युत क्षेत्र, अगर विभव का मान नियत आया था, याद है क्या, विभव का मान में नियत इक्वेशन अपन ने किया था, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हुई थी, शून्य। तो जहां पे विभव का मान नियत होता है वहां पे विद्युत क्षेत्र, इसका अगर आपको याद हो तो इसका फॉर्मूला भी था, ई इक्वल टू माइनस का डीवी अपॉन डी आर,
ठीक है। अगर v की वैल्यू नियत होगी, जिसकी वैल्यू नियत होती है तो इसका अवकलन क्या होता है, शून्य होता है, तो e की वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ से सीधी भी आप लिख सकते हो, तो इस संबंध से भी आप इसको बता सकते हो कि क्या होगा, विद्युत तीव्रता शून्य होगी। फिर क्या नेक्स्ट, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। फिर विद्युत ध्रुवीय कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षमता के लिए अभिव्यक्ति ज्ञात कीजिए, किसी द्विध्रुवीय कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। फिर बताइए विद्युत द्विध्रुव विषुवत रेखा विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो ये भी मैंने आपको बताया वहां पे, जहाँ पे विद्युत द्विध्रुवीय कारण उसके विभव का मान निकला, अक्ष और निरक्ष दोनों पे बताया मैंने आपको। विषुवत रेखा मतलब निरक्ष रेखा, विषुवत रेखा पे कितना था, विद्युत विभव का मान 0 होता है। ठीक है, निरक्ष पे क्या होता है, विद्युत विभव का मान 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, बाकी डेरिवेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे देखिए, आई थिंक यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर 2023 से लेके 2000 तक के सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। जितने भी क्वेश्चंस बीच में है, उसको जो अपने सिलेबस में नहीं है उसको मैंने पहले ही बता दिया आपको, उस सिलेबस में नहीं है। जो रिपीट हुए वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इनमें से मोस्टली आपको पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन में से अगर आप इन क्वेश्चन को कर लोगे तो पेपर में आपको मोस्टली क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। और मैं गारंटीज देता हूँ, आराम से आपको एक भी क्वेश्चन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से नहीं छूटेगा अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन करके जाओगे। इसलिए मैं आपसे, आपके लिए अच्छा है कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे तो आपको एग्जाम में मतलब जो भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा वो सारे के सारे इसी में से पुट किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से मजे से चिल करो और आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर 1 और 2 का सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं चैप्टर नंबर 3 मतलब जो अपनी यूनिट नंबर 2 है उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा इसको स्प्रेड करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने दोस्तों को बताओगे तो उनको भी उनका थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।